बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रेमेडीज़ क्या होती हैं, रेमेडीज़ क्यों की जाती हैं, उसकी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा, चूँकि हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं वो कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनका मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, इसको आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है। एक शख्स था, एयरपोर्ट पे काम करता था और उसकी ड्यूटी ये होती थी कि जहाँ पे पायलट बैठता था उसने वो एरिया उसका साफ़ करना होता था। एक दिन जब साफ़ कर रहा था तो वहाँ पे उसको एक किताब मिली कि हाउ टू फ्लाई, कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, वॉल्यूम 1। उसने वो किताब खोली, किताब खोल के उसने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप प्लेन का इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेड बटन आप दबाइए। वो रेड बटन दबाता है, प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है, बड़ा खुश होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाता है, वहाँ पे देखता है कि प्लेन को मूव कैसे करना है। तो वो बुक खोलता है, उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे एक ब्लू बटन होगा, आप उसको प्रेस करें तो प्लेन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। उसने ब्लू बटन प्रेस किया तो प्लेन चलना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब उसकी ख्वाहिश थी कि ये फ्लाई भी करे, ऊपर भी जाए। नेक्स्ट पेज पे जाता है, पेज खोलता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि ग्रीन कलर का बटन है, इसको आप प्रेस करें तो प्लेन जो है वो फ्लाई कर जाएगा। प्लेन फ्लाई कर जाता है, इतना खुश होता है, आधा घंटा पौना घंटा आसमान पे प्लेन को लेकर घूम रहा है। तो जब उसका शौक़ पूरा हो जाता है तो वो सोचता है कि यार क्यों ना अब मैं वापस अब नीचे लैंड करूं। तो वो बुक में जब आगे आता है तो आगे लिखा होता है कि इसको लैंड करने के लिए आपको वॉल्यूम 2 ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्रैश हो जाता है। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अभी तक लेक्चर्स के मुताबिक जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप कोशिश करें कि आप उस पर स्टिक रहें। अभी वॉल्यूम 2 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे हैं कि जायचे का घर खाली है, इसका क्या मतलब है। मैं तो अभी जायचे पे आया ही नहीं, मैंने तो ना आपको कोई असाइनमेंट दी, ना मैंने कोई ऐसी बात कही कि आप मुझे कोई जायचा बना के ये बताएं कि कौन सा हाउस खाली है, कौन सा हाउस जो है वो सियारों से भरा हुआ है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो कोशिश करें कि अभी वॉल्यूम 1 पे रहें। वॉल्यूम 2 के लिए अभी आपको जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो ये कहते होंगे या आपकी नज़र से भी गुज़रे होंगे कि एक घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है। मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसी शख्सियत का ज़िक्र करता हूँ जैसे कायद-ए-आज़म थे। कायद-ए-आज़म जिस टाइम पे पैदा हुए वो एक अमीर माँ बाप के घर में पैदा हुए, और उसी वक्त में एक और बच्चा पैदा हो गया किसी गरीब के घर में। दोनों के जायचे सेम, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम, दोनों का टाइम ऑफ बर्थ भी सेम, दोनों का सिटी ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है कि एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए हों। लेकिन एक जो है वो एक रेडी वाले के घर में पैदा हो गया और दूसरा बच्चा एक अमीर बच्चे के घर में पैदा हुआ। तो फिर इधर जायचा कहाँ चला गया, जायचे की अहमियत कहाँ गई। दोनों के जायचे में हो सकता है राजयोग लगे हों, बड़े अच्छे स्टार्स की पोजीशन हो कि बड़े होके रिबेलियन बनेंगे, लीडर बनेंगे। लेकिन ये अजीब सी बात है कि एक जो है अमीर के घर में पैदा हो रहा है, गरीब के घर में पैदा हो रहा है। जायचा बेसिकली जब भी आप किसी का बनाया करें तो ये ज़रूर देखा करें कि उस शख्स, उस बच्चे का या उस बच्ची का विरासती तौर पर ताल्लुक़ किसके साथ है। वो अमीर के घर में पैदा हो रहा है, वो गरीब के घर में पैदा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हो रहा है। अमीर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है 50 करोड़ रुपए की और एक बिज़नेस खड़ा कर लेता है। एक रेडी वाला इन्वेस्टमेंट करता है 20-25 हज़ार रुपये की और वो अपनी फल फ्रूट सब्ज़ी की रेडी बना लेता है। अमीर के घर जो बच्चा पैदा हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ की मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं, 1 to 15 या 25 स्टेप्स हैं।
जो अमीर का बच्चा पैदा हुआ उसने अपनी ज़िंदगी में 1 to 25 तक स्ट्रगल नहीं करनी, उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ही 15वें स्टेप से कर दिया कि उसके वालिद ने जो था उसको दिया। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो आगे मेहनत, यहाँ से फिर जायचा शुरू हो जाता है, आपके स्टार्स के असरात यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि क्या वो अपने बाप या विरासत में जो भी मिला उसको वो सेव कर पाएगा, मज़ीद ग्रो करेगा या नहीं करेगा। सेम सिचुएशन हम उस गरीब के घर में पैदा होने वाले बच्चे की देखते हैं कि जब वो अपने करियर का आगाज़ कर रहा है तो वो बिल्कुल पहले स्टेप से कर रहा है। जब वो 15वें स्टेप तक पहुँचेगा तो जो अमीर का बच्चा था वो 15 से ट्रैवल करके या तो आगे चला जाएगा या वापस आ जाएगा, लेकिन वो जो गरीब का बच्चा था वो ट्रैवल करता 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 15वें स्टेप तक आ गया क्योंकि उसके जायचे में पैदाइश के वक्त अच्छी पोजीशन थी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी भी शख्स का जायचा बना लिया और उस जायचे के अंदर स्टार्स की पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी कि ये हाथ या जायचा, पामिस्ट्री अगर आप करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में आप जाते हैं या कोई भी इल्म आप फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक आप देखते हैं कि ये शख्स जो है इसको तो करोड़पति होना चाहिए, लेकिन वो करोड़पति क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि हमने उसका बैकग्राउंड भी देखना है कि वो पैदाइश में क्या लेकर पैदा हुआ, कितने पानी में है, फिर वहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। और फिर यहाँ से आगे चल के आपकी रेमेडीज़ शुरू हो जाती हैं कि अगर आपको ये मालूम हो जाए कि किसी भी शख्स को, अभी आपने जायचा नहीं देखा किसी का, कि किसी भी शख्स को अपने फादर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस हवाले से मज़ीद बहुत सारी बातें हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसके शम्स के सदक़े करवा सकते हैं कि हो सकता है उसके जायचे में कहीं ना कहीं, चूँकि शम्स बादशाह फल्क है, ये हर इंसान को एनर्जी और ताकत दे रहा है। जब सुबह होती है हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, जिस्म में हरारत आती है, हर तरफ चहल पहल होना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है, ये नेचुरल है कि हम लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट का अमल, काम करने का अमल, हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सयारों के साथ मंसूब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा शख्स है जिसको बेचैनी की कैफियत रहती हो, घबराहट होती हो, अच्छे भले इंसान सुबह गए हैं, किसी से लड़ाई करके आए हैं, लेकिन रात को जब सोए हैं तो डर के उठ गए हैं, नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है अंधेरे से, तो आप उसकी मून की रेमेडीज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम है, शर्मीला है, झिझक है उसके अंदर, आप मरीख की रेमेडीज़ कर सकते हैं, मार्स की रेमेडीज़ उसकी आप कर सकते हैं। अब रेमेडीज़ करनी क्या है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। रेमेडीज़ बेसिकली होती क्या है, किस तरह से की जाती हैं। अक्सर ये होता है कि आप में से कोई भी, मैं भी अपने घर की फ्रिज खोलता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ मैंने निकालना क्या है, या मेरी वो हॉबी होती है, आदत बन जाती है, या लेने कुछ गया था कर कुछ और आया, तो शायद जायचे में कहीं ना कहीं अतारत ख़राब है, तो आप मरकरी की रेमेडीज़ करें मेमोरी शार्प करने के लिए। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं, आपकी शादी हुई, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, तो मोहब्बत पैदा करने के लिए आप वीनस की रेमेडीज़ कर सकते हैं। शादी नहीं हो रही, बहुत बड़ा मसला आजकल के माशरे का, ख़ास तौर पे हम जिस रीजन में रहते हैं यहाँ का सबसे बड़ा मसला एजुकेशन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला करियर नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला पैसा नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, शादी नहीं हो रही है। शादी कब होगी? शायद शादी के बाद कोई मन्नो सलवा उतर जाएगा, ठीक है। तो अगर शादी नहीं हो रही तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जुपिटर की रेमेडीज़ कर सकते हैं, मुश्तरी की। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे घर में लड़ाई झगड़ा है,
बेसुकूनी है, छोटी छोटी बात पे दंगा फसाद होना शुरू हो गया घर में, तो आप ज़ुहल की रेमेडीज़, गड़बड़ का डिपार्टमेंट किसके पास है? सैटर्न के पास, ज़ुहल के पास, तो आप सैटर्न की रेमेडीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि कोई शख्स नशे का आदी है तो आप राहु की रेमेडीज़ कर सकते हैं। अच्छा, केतु को भी हम, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका कमर बहुत अच्छा होता है लेकिन जायचे में कहीं ना कहीं केतु की पोजीशन ऐसी होती है कि उनको भी घबराहट होती है कि उनके जायचे में केतु ख़राब होता है। आप केतु की रेमेडीज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जिसके जायचे के सेकंड हाउस में राहु या केतु बैठा हो लेकिन उसका सेकंड हाउस बड़ा स्ट्रांग हो, जैसे कि शबी साहब हैं, तो समझें कि राहु केतु ख़राब है, आप राहु केतु की रेमेडीज़ कीजिए। ठीक है, तो रेमेडीज़ हमारी ज़िंदगी में यूँ समझ लें कि ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। ऐसा नहीं होता कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सर में दर्द है और आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आपको मेडिसिन लेके आते हैं, आपने मेडिसिन खाई, आपकी सर दर्द ठीक हो जाती है। जो रेमेडी है वो आपने खुद ही करनी है। जिस शख्स की जो रेमेडी होगी वही करेगा। मेरे सर में दर्द है और शबी साहब 2 पैनाडोल की गोलियां खा लें, मेरे सर का दर्द नहीं ठीक होगा, हो सकता है इनका बीपी लो हो जाए। तो जिसकी रेमेडी है वही करेगा। अगर आपके सर में दर्द है तो आप मेडिसिन ही लेंगे, आप 10 रुपये का नोट नहीं खाएंगे। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आपने जाना है, प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने चीज़ें करनी है। अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू चीज़ें नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सारी ज़िंदगी का खाना एक ही दफ़ा खा लें और उसके बाद कहें कि जब तक ज़िंदा हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए हम खुराक लेते हैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इसी तरह अपनी रूह को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमें रेमेडीज़ करना ज़रूरी हैं और वो हमें करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी का जायचा बनाया और उसको बता दिया कि आप बस मंडे वाले दिन इतने बजे अपना ये एक सदका दे दें, उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो शख्स ये कहेगा वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो खामी आपके जायचे में मौजूद है वो खामी तो बरकरार रहेगी, वक्ती तौर पे आपने उसकी रेमेडी कर दी। आपके पास फिर ऐसे लोग भी आएंगे कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आप हमें बताएं कि हम कौन सा जेमस्टोन पहने। जिस शख्स के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो उसको कभी भी आपने जेमस्टोन रेकमेंड नहीं करना। आपके पास ये लिस्ट मौजूद है, ज़ंजानी जंतरी 2020 के अंदर पेज नंबर 88 में रेमेडीज़ दी हुई हैं। जिनके पास नहीं है वो हमारे से PDF मंगवा सकते हैं, हम उनको PDF भी दे देंगे। आप ख़ुद से भी रेमेडीज़ जनरेट कर सकते हैं। जब आप अपने आप को इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ख़ुद भी समझ आना शुरू हो जाएगा मैंने क्या रेमेडीज़ करनी है। आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कौन से प्लैनेट को एक्टिवेट करना है, कौन से प्लैनेट को डीएक्टिवेट करना है। और कभी भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ख़ास तौर पे आप लोग चूँकि मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मुझे ये बताइए मैं कौन सा नगीना पहनूं। तो मैं मुबशर लुकमान का नगीना फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कह देता हूँ कि आप मार्स मरीख से रिलेटेड जो स्टोन्स हैं आप सुर्ख हकीक पहन लें या सुर्ख मरजान पहन लें। लेकिन जब उसका जायचा जब वो पैदा हुआ होगा, मार्स अगर उसका मौजूद है 8वें घर में 12वें घर में, तो वो बजाय चीज़ें बेहतर करने के ख़राब करनी शुरू कर देगा। या उसका ताल्लुक़ अगर 8वें 6ठे 12वें घर से है तो वो चीज़ें ख़राब करनी शुरू कर देगा। रेमेडीज़ करके आप चीज़ों को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी ख़राबियों को बराए मेहरबानी ये मत कीजिएगा कि आप नाम के ऊपर लोगों को उनके नगीने बताना शुरू कर दें।
ये सबसे गलत फार्मूला है। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मुझे सारा दिन ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं लोगों से माजरत भी करता हूँ, वो मेरे से खफा भी होते हैं। आपको जो चीज़ समझ ना आए आप उसको छोड़ दें, जो चीज़ समझ ना आए उसको छोड़ दें। आप पूछ सकते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास कोई शख्स आ सकता है जो आपसे ये पूछेगा कि जी मुझे ये बताएं कि मेरे जायचे में 7:30 चल रही है, अब ज़ोहल इतनी दूर बैठा हुआ है, मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ ज़मीन पे मौजूद हूँ और वो इतने करोड़ों अरबों मील दूर बैठा हुआ मेरी ज़िंदगी के ऊपर असरात डाल रहा है। सयारों के क्या असरात होते हैं हमारे ऊपर? अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो गई है, रेमेडीज़ पीछे रह गई हैं। एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी बेटी मांगलिक है, उसकी शादी नहीं हो रही। मेरी बेटी का क्या कसूर है कि मरीख तो इतनी दूर बैठा हुआ है? अभी तो इंसान इस कश्मकश में है कि मरीख पे पहुंच जाए या मरीख पे जो है वो उसका सिलसिला रवाबत उसके शुरू हो जाए। तो मरीख ने मेरी बेटी का क्या बिगाड़ा और मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही? जब ये दुनिया बनी थी, इन चीज़ों को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, चूँकि हमारी लास्ट जो क्लास थी एलिमेंट्स के ऊपर थी। हमारा वजूद जो है वो 5 चीज़ों पे बेस कर रहा है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर और ईथर, स्पेस जो थी खला, के 5 चीज़ों का मजमुआ है। साइंस भी इस बात को प्रूव करती है और ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि चांद अगर फुल मून हो तो समुंदर की जो वेव्स हैं वो हाई टाइड्स होती हैं, लहरें उभरी हुई होती हैं। ये चीज़ आपको भी मालूम है, साइंस ने प्रूव की है कि अगर सन मौजूद ना हो तो आपकी बॉडी को विटामिन डी ना मिले। इसी तरह जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, मार्स है, अगर मार्स मौजूद ना हो तो आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो। अगर मून मौजूद ना हो तो ह्यूमन ग्रोथ प्रॉपर ना हो, हमारी दाढ़ी के जो बाल आते हैं, हमारी बॉडी पे जो बाल आते हैं वो प्रॉपर ना हो, हमारे नेल्स ना निकलें, नाखून जो हैं। इसी तरह अतारद कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, हमारी मेमोरी को देख रहा है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है। आप एक छोटे से बच्चे की, आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम के बारे में सब जानते हैं। आप जब उसको रोशनी में रखते हैं तो वो मुख्तलिफ वेव्स पास करता है और 7 किस्म के रंग हैं। हर रंग किसी न किसी प्लैनेट के साथ मंसूब है। तो हर इंसान की बॉडी का एक ऑरा होता है, हालाए नूर। उस ऑरा में जब प्लैनेट्स की वेव्स प्रॉपर आती हैं तो आपके काम ठीक चल रहे होते हैं, जब प्रॉपर नहीं होती हैं तो काम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से फिर रेमेडीज़, पहले दौर में स्टिल अभी तक लोग जायचा बना के देखते हैं। अब तो ऑरा कैमराज आ चुके हैं कि आप ऑरा कैमरा के सामने बैठें, वो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कौन सा कलर कम है, कौन सा ज़्यादा है। आप इसको इंटरनेट में सर्च भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं कि नॉलेज इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अगर आपकी बॉडी में येलो कलर कम है, ऑरा कैमरा आपको बता देगा, आप येलो कलर की रेमेडीज़ कर सकते हैं। सूरज जब सुबह निकलता है, अभी मैं पीछे बता रहा था, तो हम लोग काम करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, सन की वेव्स हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती, तो हम गनूदगी में जाना शुरू हो जाते हैं, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, ज़ोहल का डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है, गड़बड़ का डिपार्टमेंट। जितना क्राइम है, ये सारी चीज़ें रातों में ज़्यादा क्यों होती हैं? रीज़न कि जो ताकत, सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो देने वाला प्लैनेट ऑपोजिट साइड पे चला गया। आपके घर में कोई मुलाजिम काम कर रहा है, वो आपसे तनख्वाह लेता है और जो भी उसकी माकूल तनख्वाह है वो लेकर अपने घर चला जाता है, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश है। लेकिन आप जिसने उसको तनख्वाह देनी है, आप सारा दिन इस टेंशन में हैं कि अभी बिजली का बिल देना है, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, घर का ख़र्चा चलाना है, खामंद आएगा उसका ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, कि 100 टेंशनें आपके जहन में घूम रही होती हैं।
उस काम करने वाली खातून या मर्द के जायचे में कोई ना कोई ऐसे योग मौजूद होंगे जो उसको माकूल आमदन के ऊपर भी रिलैक्स कर रहे होंगे, कि वो अपने बच्चों के साथ जो रूखी सूखी उसको मिली उसकी ख्वाहिशात होंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसमें इतना मुतमईन है कि वो इन तमाम बीमारियों, इन तमाम ख़राबियों से महफूज है कि उसने बिजली का बिल इतना ज़्यादा नहीं देना, उसने मुलाजमों की तनख्वाही नहीं देनी नहीं है, और दीगर मामलात जो हैं। किसी दिन आप अपने मुलाजिम को अपने साथ गाड़ी में सफ़र करवाएं, आप किसी दिन अपने किसी सर्वेंट को लेके जाएं, उसको घुमाएं, वो 10 दिन तक याद रखेगा कि मैं अपने बॉस के साथ गाड़ी में गया था, मैंने बड़ा इन्जॉय किया, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी, एसी लगा हुआ था, बाहर गर्मी थी और हम मज़े से। वो अपने दोस्तों को बताएगा, अपने हस्बैंड को बताएगा, बीवी को बताएगा, बच्चों को बताएगा। लेकिन आप जो उसको लेकर जा रहे हैं, आपके चेहरे पे 6 बल पड़े हुए हैं, ट्रैफिक की वजह से परेशान हैं, जहाँ जाना है वहाँ की टेंशन है, क्या लेना है क्या देना है, ये टेंशन आपके जहन में चल रही हैं। एक ही गाड़ी में 2 शख्स मौजूद हैं, एक गाड़ी का मालिक है और एक उस गाड़ी में बैठा हुआ है जिसको आप ही लेकर गए अपने साथ। वो कंफर्टेबल है लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आपने ग्रॉसरी भी करनी है, आपने को बच्चों को भी पिक करना है, किसी को मिलना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है। आप अपनी सहूलत के लिए अपने घर में मुलाजिम रख लेते हैं, लेकिन साथ ये टेंशन भी पाल लेते हैं कि आपने हर महीने उसको सैलरी भी देनी है। मुलाजिम इस चीज़ से रिलैक्स हो जाता है कि मैं 1 महीना काम करूँगा, मुझे 1 महीने के बाद मेरी सैलरी मिल जाएगी, उसके ऊपर जो मिलता है वो मेरी किस्मत है। उसके जायचे में कोई ना कोई ऐसे योग होंगे कि उसके घर में कोई मेहमान आया, उसको आके 500,000 और दे गया। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सयारों के इम्पैक्ट, उनके असरात, आपकी पैदाइश कहाँ पे हो रही है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो क्लाइंट अपने डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाता, उसका डॉक्टर उसकी तशखीस और उसकी बीमारी सही तरह से रिकवर कर लेता है। जो क्लाइंट अपने एस्ट्रोलॉजर को मुकम्मल चीज़ें नहीं बताता कि वो क्या फेस कर रहा है, वो इस चीज़ में रह जाता है, फिर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उसके जायचे को ज़्यादा डिटेल में देखना शुरू करेंगे कि आखिर उसके जायचे में प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमें एस्ट्रोलॉजी से ये भी इल्म हो जाता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है वो हमसे क्या सवाल करेगा, वो हमें चेक कर रहा है या वो वाकई किसी प्रॉब्लम में है। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो वीकली मेरे पास आते हैं, सिर्फ शौक़ है उनको और एक ही बात बार बार पूछते हैं, शौक़ है। तो शौक़ का कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं है शौक़ का, और वहम का भी कोई इलाज नहीं होता। दुनिया जिस वक़्त बनी थी, सूरज आज भी उधर खड़ा हुआ है जहाँ पे खड़ा था। तमाम सियारे आज भी उधर मौजूद हैं जहाँ पहले मौजूद थे, लेकिन उस वक़्त इनको पढ़ने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, साइंस इम्प्रूव होती गई, इन चीज़ों के बारे में समझ आनी शुरू हो गई। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म, एक ऐसा नॉलेज है जो बुनियाद है उस वक्त से, जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये 5 एलिमेंट्स बने हैं या अनासर बने हैं, जब इंसान वजूद में आया था। पामिस्ट्री हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, ये सारे इल्म इंसान ने बाद में तख्लीक किए, लेकिन पहले एस्ट्रोलॉजी चल रही थी। आप अगर पामिस्ट्री करते हैं तो आपको सहारा लेना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी का, कि आपके हाथ में ये जुपिटर की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है, ये सन की फिंगर है, ये मार्स का माउंट है, ये वीनस का माउंट है। तो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की तरफ आती हैं। न्यूमरोलॉजी में चले जाएं, नंबर 1 ये सन का एलिमेंट है, नंबर 2 ये मून का एलिमेंट है, तो आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही आते हैं। तो अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके माइंड में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के ऊपर कौन सा प्लैनेट कैसे असरात दे रहा है, किस तरह से असरात दे रहा है, हमने रेमेडीज़ किस तरह से करनी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर करनी है, किसको जेमस्टोन रेकमेंड करना है, किसको जेमस्टोन रेकमेंड नहीं करना। अब मैं जेमस्टोन की बात भी यहाँ पे थोड़ा सा करता चलूँ। जेमस्टोन क्यों पहने जाते हैं, ठीक है, उसकी रीज़न क्या है।
जेमस्टोन एक वाहिद ऐसा सिग्निफिकेटर कह लें आप इसको, ठीक है, ट्रांसमीटर कह लें, या एक ऐसा एलिमेंट कह लें कि जो आपकी बॉडी में स्टार्स की जो कमियां हैं उसको फौरी तौर पे पूरा करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बचपन में आप लोग एक पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रख के उसको आग लगाते थे, इसी तरह दीगर प्लैनेट्स की जो वेव्स आ रही होती हैं उनकी खामियां, उनकी कमियां पूरी करने के लिए जेमस्टोन्स पहने जाते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर वेव्स प्रॉपरली आनी शुरू हो जाए। कि इंसान वो कागज़ है जिसके ऊपर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हैं जो आपकी बॉडी में हरारत पैदा करता है, आपके जिस्म को उस वेव की एनर्जी से आग लगा देता है, ठीक है। लेकिन उस आग लगने के मुख्तलिफ उसकी नौइयत हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद अब जेमस्टोन जो है उसको पहनने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। हम लोग खाना खाते हैं, सबको पता है हर इंसान अपने मुंह से खाना खाता है। हमारा नाक, हमारा कान, ये भी कनेक्ट होता है जाके हमारे ऐसे गले के साथ जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। वो एक ही मतलब मुख्तलिफ टनल्स बनी हुई हैं जो एक ही जगह पे आके इकट्ठी होती हैं। लेकिन हम नाक से खाना नहीं खा सकते, हम कानों से खाना नहीं खा सकते। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक प्रॉपर ज़ाविया बनाया है, एक प्रॉपर चीज़ बनाई है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। अगर नाक के थ्रू आपके अंदर पानी चला जाए, अक्सर लोगों के नहाते हुए चला जाता है, तो आप कई देर बेचैनी महसूस करते हैं, अपनी तबीयत में तलखी महसूस करते हैं। तो खाना खाने का प्रॉपर वे इंसान का मुंह है कि आप मुंह से खाना खाते हैं। इसी तरह जब हम जेमस्टोन्स पहनते हैं, जेमस्टोन्स पहनने के लिए प्रॉपर फिंगर्स होती हैं। अगर आप मून से रिलेटेड कोई भी चीज़ पहन रहे हैं तो आप उसको ऐसी फिंगर में पहनेंगे जिसका ताल्लुक मून के या तो फ्रेंडली प्लैनेट से हो या उसका ताल्लुक मून के साथ हो। अगर आप शम्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप किसी को शम्स का नगीना रेकमेंड करते हैं, तो आप उसको शम्स की जो फिंगर होगी उसके अंदर ही उसको जेमस्टोन रेकमेंड करेंगे। अगर आप किसी को ज़ुहल का कोई नगीना बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नीलम है, आप किसी को कहते हैं कि आप नीलम लेके पहने, तो नीलम कौन सी फिंगर में पहनेंगे? उस फिंगर में पहनेंगे जिसका ताल्लुक ज़ुहल के साथ है। अगर आप किसी को मुश्तरी से रिलेटेड कोई जेमस्टोन रेकमेंड करते हैं तो मुश्तरी वाला जेमस्टोन मुश्तरी की फिंगर में पहना जाएगा, जुपिटर की फिंगर में पहना जाएगा। तो तब जाकर वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी, प्रॉपर एक्टिवेट होंगी और आपको उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी रिंग्स पहनना हमें पसंद नहीं है, हमको पेंडेंट बनवा लेते हैं, लॉकेट पहन लेते हैं गले में। आपने गले में लॉकेट पहन लिया और ऊपर से आपने बटन बंद कर लिया, तो वो जो वेव्स आ रही थी उसके ऊपर आपने एक छतरी रख दी। जैसे बारिश होती है, बारिश में आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो वो एक छतरी आ गई कि बारिश तो हो रही है, थोड़े थोड़े छींटे पड़ रहे हैं लेकिन भीग नहीं रहे आप, तो आपने वो छतरी अपने ऊपर डाल ली कि वो वेव्स प्रॉपर आपकी बॉडी में नहीं आ रही हैं। तो पेंडेंट पहनने से जो असरात 80 to 90% आपको मिलने थे रिंग की सूरत में, चूँकि फिंगर्स आपकी हर वक्त ओपन होती हैं, आप सारा दिन काम करते हैं, बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई चीज़ उसको कवर नहीं करती है, हर वक्त ओपन होती है, लेकिन इसको आपने ढक दिया तो इसके असरात 2% 3% तक चले जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप एक शख्स कोई भी जेमस्टोन पहनता है, अपनी फिंगर में भी उसने पहन लिया, वही सेम जेमस्टोन उसने गले में भी पहन लिया। जेमस्टोन पहनने के भी कुछ आदाब होते हैं, जैसे हर इंसान का स्टमक है कि आप एक मिकदार, ख़ास मिकदार तक खाना खा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप खाना खाएं तो आपकी तबीयत ख़राब होती है, अब नहीं खा सकता इंसान। तो इसी तरह हर इंसान की बॉडी कैपेसिटी के मुताबिक ही जेमस्टोन पहने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेट 60 kg है तो आप 6 से 7 कैरेट का स्टोन मिनिमम अगर लेके पहने तो आपके लिए एनफ है। अगर आपका 70 से 80 kg है तो आप 8 से 9 कैरेट का स्टोन लेके पहने। अगर आप 100+ हैं तो आप मिनिमम 10 से 11 कैरेट का स्टोन लेकर पहने, तो फिर वो प्रॉपर असरात देता है।
अगर वो स्टोन आपके हाथ में भी मौजूद है, आपके गले में भी मौजूद है, तो वो दोनों अंदाज में फ़ायदा ही दे रहा होगा आपको। लेकिन हाथ वाला जेमस्टोन ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होगा। गले में जो मौजूद है वो यूँ समझ लें कि जैसे एक टीम के अंदर 12th मैन होता है, वो वही किरदार या बैकअप पे आपको सपोर्ट कर रहा होगा। और ऐसा भी नहीं होता कि जेमस्टोन पहनने के बाद आप अगले दिन ये कह दें कि जी मुझे तो इसने कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर वो अपने असरात ज़रूर शो कर रहा होता है। इस मिथ को अपने जहन से निकालिए कि नगीना पहनने से कोई चमत्कार नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। ये सिर्फ़ उन कमियों को पूरा करता है जो कमियां हमारे स्टार्स के मुताबिक हमारे अंदर पाई जाती हैं, उनको ये बेहतर करता है। समटाइम्स बहुत जल्दी बेहतर कर देता है, अगर ख़राबी ज़्यादा है तो बेहतर करते करते थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, चूँकि मून के अलावा प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत स्लो होती है। तो उस वजह से समटाइम्स ये भी होता है कि आपने किसी को प्रेडिक्ट किया कि आज आपके साथ ये होगा, वो नेक्स्ट डे पे भी चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे का अगर आपने प्रेडिक्ट किया आपके साथ कल ये होने वाला है, वो उसी दिन हो जाता है। तो सयारे अपने असरात कुछ देर पहले कुछ देर बाद तक रखते हैं। तो आप अपना मार्जिन, चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इसलिए बताऊं कि आप अपना सेफ मार्जिन ज़रूर रखा करें। तो सयारों के हवाले से रेमेडीज़ के बारे में आज हमने डिस्कस किया कि रेमेडीज़ की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, रेमेडीज़ क्यों करनी चाहिए, रेमेडीज़ करने से क्या होता है, एक ही दफ़ा रेमेडी करना ज़रूरी है या हमें बार बार करनी चाहिए। जेमस्टोन के ऊपर एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि जेमस्टोन इसीलिए भी रिकमेंड किए जाते हैं कि ये वो ट्रांसमीटर है जो 24/7 आपके साथ रहता है। आप हर वक्त येलो कलर की खुराक नहीं खा सकते उन कमी को पूरा करने के लिए, आप हर वक्त पीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते अपनी उस खामी को पूरा करने के लिए। अल्टीमेटली आपको कुछ हद तक खाना होता है और कुछ हद तक कपड़े पहनने होते हैं, फिर आप चेंज करके दूसरे कलर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसी तरह जो स्टोन है वो बार बार आपको चेंज नहीं करने पड़ते, वो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। सिर्फ सोते वक्त आप उसको उतार सकते हैं, अदरवाइज़ वो जितनी देर आपके साथ रहता है वो अपना काम दे रहा होता है। ठीक है, और आज की क्लास में मैं एक और सवाल आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, बल्कि देना चाहूँगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। लास्ट टाइम मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दी थी 31 अक्टूबर 1983 और इसका टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम है 7:30 बजे का शाम का, लाहौर का, और मैंने पूछा था कि इसका असेंडेंट क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया कि असेंडेंट बेसिकली टॉरस है। असेंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस टॉरस है। यही जायचा आपने बनाना है, रात को टाइम इसका कर देना है 8 बजे का, 8 PM, और फिर मुझे बताना है कि इसका असेंडेंट क्या है। असेंडेंट का नाम बताना है। बराए मेहरबानी मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मत कीजिएगा, मुझे उसमें सिर्फ ये बताइएगा कि असेंडेंट का नाम क्या है। लियो है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, क्या बनता है, तो उसका नाम जो है स्क्रीनशॉट के साथ आपने मुझे सेंड करना है। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।